चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के जानकारी भरे और शिक्षाप्रद वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। आज हम लोग देखेंगे छठा अध्याय के कवि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर, जैसा कि इनका नाम आप समझ रहे हैं, दिनकर इनका उपनाम है। ये वास्तव में हिंदी साहित्य के दिनकर यानी सूर्य ही थे। देखते हैं आज इनका जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ। माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम था रवि सिंह। शुरुआती अगर शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा जो है इन्होंने गांव के ही विद्यालय से ली, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से सन 1928 ईस्वी में, और उसके बाद बीए इतिहास विषय में ऑनर्स इन्होंने सन 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से पास किया। इसके बाद इन्होंने कई तरह की सरकारी नौकरियां की। कई स्कूलों में प्रोफेसर के तौर पर रहे, हिंदी विभाग के भी अध्यक्ष रहे, और अंग्रेजी शासन और सत्ता के दौरान इन्होंने कई तरह की सरकारी नौकरियों को जो है सुशोभित किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी शासन के दौरान ये केवल नौकरी करते रहे या अंग्रेजी शासन के खिलाफ ये कुछ नहीं बोले, ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी कविताएं हमेशा अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी सत्ता की ओर प्रहार करती रही है। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति थे जो देश हित और परिवार हित दोनों साथ लेकर चलते थे। देश हित और परिवार हित दोनों साथ लेकर चलने का मतलब है कि ये देश के प्रति भी समर्पित भाव से रहना चाहते थे और घर परिवार की स्थिति को भी ये डाबाडोल नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी रचनाओं में अंग्रेजी शासन सत्ता का विरोध भी किया और उसी अंग्रेजी शासन और सत्ता की नौकरी भी करते रहे। तो दोनों काम कैसे संभव हुआ? तो संभव ऐसे हुआ कि ये जब भी लिखते थे तो पत्र पत्रिकाओं में नाम बदलकर प्रकाशन किया जाता था। जैसे ये जो दिनकर आप नाम देख रहे हैं, ये इनका मूल नाम नहीं है, ये इनका उपनाम है। ये पत्र पत्रिकाओं में या कहीं भी जब इनका कविता प्रकाशित होता था तो ये दिनकर के नाम से प्रकाशित करते थे, लेकिन इनका मूल नाम क्या था? रामधारी सिंह। अंग्रेजी शासन और सत्ता ने किस तरह इनको परेशान किया, इसका एक छोटा सा उदाहरण आप देख सकते हैं। सन 1938 से लेकर सन 1943 तक मात्र 5 साल में इनको लगभग 14 से 15 बार तबादला का सामना करना पड़ा, इनको ट्रांसफ़र का सामना करना पड़ा। आप सोचिए 5 साल में, उस समय जिस समय ना बहुत ज़्यादा यातायात की सुविधा थी, न संचार का विशेष साधन उपलब्ध था, उस समय जब 5 साल में 14 से 15 बार किसी का तबादला किया जाएगा तो परेशानी कितनी होगी। ठीक है, दूर दराज इलाकों में या ग्रामीण क्षेत्रों में इनका तबादला कर दिया जाता था ताकि इनको क्या हो, परेशानी हो। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सरकार को जो है इन पर शक हो गया था, लेकिन सबूत कुछ था नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान तो करते रह गए लेकिन नौकरी से हटा नहीं पाए। लेकिन दिनकर भी बड़े मजे हुए आदमी थे। इन्होंने ये क्या करते थे कि मान लिया तबादला जब भी होता था तो लगभग 15 दिन के आसपास समय मिलता था, छुट्टी मिलती थी। किसके लिए? अगले जगह पर स्थानांतरित होने के लिए, अगले जगह पर शिफ्ट होने के लिए। तो ये क्या करते थे कि उस 15 दिन में 8 से 10 दिन में शिफ्ट हो गए, 8 से 10 दिन में शिफ्ट हो गए, और बाकी जो समय बचा उस समय बड़े लेखक, बड़े क्रांतिकारी इत्यादि से भेंट वार्ता करने में बाकी समय का ये क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद इन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के चलते, परिवार चलाने के चलते कभी नौकरी छोड़ने का मन नहीं बनाया। ठीक है, और इनकी अगर रचनाओं की बात की जाए तो इन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में सबसे पहला काव्य रचना प्रणभंग
नामक पहली कविता पुस्तक का इन्होंने प्रकाशन किया। और यदि पहली कविता छपने की अगर बात करें तो छात्र सहोदर नामक एक पत्रिका चलती थी। छात्र सहोदर नामक पत्रिका में इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पहली कविता छापी। लेकिन पहली कविता पुस्तक की अगर बात करें तो पहली कविता पुस्तक कौन सी है? प्रणभंग। इसके अलावा रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, उर्वशी जैसी कई काव्य रचनाओं को इन्होंने रचा। लेकिन उर्वशी उनमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया भारत सरकार ने। अगर कविता के अलावा गद्य की बात की जाए तो गद्य रचनाएं भी इन्होंने कम नहीं की। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, शुद्ध कविता की खोज, ये सब इनकी गद्य रचनाएं हैं। यानी पद में जितने ये पारंगत हैं, गद्य में भी उतने ही पारंगत है। ठीक है, अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड में इनका गद्य भी पढ़ा जाता है और पद भी पढ़ा जाता है। अगर गद्य की बात करें तो 8 क्लास में इनका पढ़ना था ईर्ष्या, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। 12th में भी इनका गद्य पढ़ना है अर्धनारीश्वर, जो कि यहाँ देखिए दिया हुआ है अर्धनारीश्वर। और 10th में इनका पद पढ़ना है, कविता पढ़ना है जनतंत्र का जन। और इनकी 2 प्रमुख रचनाओं का मेन चर्चा आता है, एक उर्वशी काव्य रचना जिनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और दूसरा संस्कृति के 4 अध्याय जिनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे चलकर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत में भी भारत सरकार की ये नौकरी किए, भारत सरकार की इन्होंने सेवा की। लेकिन दलगत राजनीति, भ्रष्टाचार इत्यादि के चलते हमेशा इनका मन जो है दुखी रहता था। और यही कारण है कि ये जो जनतंत्र का जन्म कविता 6ठा अध्याय है क्लास 10th का, जनतंत्र का जन्म कविता, इसमें आपको इसका स्पष्ट दर्शन दिखाई देगा। ये कविता केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं बल्कि नेहरू के खिलाफ भी इस्तेमाल की गई, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी इस्तेमाल की गई। और इंदिरा गांधी के खिलाफ कैसे इस्तेमाल की गई कि जब जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का भाषण हुआ था तो उस भाषण की शुरुआत से पहले फणीश्वर नाथ रेणु ने सबसे पहले इस कविता को पढ़ा था। और इस कविता को पढ़ने के बाद ही जयप्रकाश नारायण का भाषण शुरू हुआ था, संपूर्ण क्रांति का भाषण शुरू हुआ था। तो इस हिसाब से आप इस कविता का महत्व समझ सकते हैं कि ये कविता नेहरू के खिलाफ भी इस्तेमाल की गई, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया, और अंग्रेज़ों के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल अच्छा खासा हुआ। तो ये कविता जो है हर जगह हर स्थिति में इस्तेमाल की गई, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे अगर मृत्यु की बात की जाए तो 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को मुंबई के वेलिंगटन अस्पताल में हृदयाघात से इनकी मृत्यु हो गई और हिंदी साहित्य का सूर्य अस्त हो गया।